हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अभिषेक चौबे और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेची पे। तो जैसा कि आप सब बोर्ड पे देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 3 फ्रॉम क्लास 6। ये सेकंड पार्ट है वीडियो का, ठीक है। फर्स्ट पार्ट की डिस्क्रिप्शन की लिंक मैंने फर्स्ट पार्ट की वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दी है, तो आप जाओ फर्स्ट पार्ट भी देखो, आपको बहुत पसंद आएगा। और तो ये उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो आज की हमारी थीम है द कैलकोलिथिक एज। कैलकोलिथिक एज क्या होता है हम वो पढ़ेंगे, और कुछ साइट्स है जैसे नॉर्थ वेस्ट, जो इम्पोर्टेंट साइट्स है। मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको कुछ साइट्स दिखवाई है, उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट्स है जो मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। तो आज इसी को हम एक डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो। थैंक यू। तो हम अब आज का हमारा पहला टॉपिक है द कैलकोलिथिक एज। ओके, तो मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि हम और अच्छे से पढ़ सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो हमारा आज का पहला टॉपिक था द कैलकोलिथिक एज। ये हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप ध्यान रखें। सो हमारा पहला टॉपिक क्या था आज का, द CH कैलकोलिथिक एज। लिथिक एज। अब आप थोड़ी सी रिवाइंड हो जाओ, थोड़ी पीछे चलो। जब मैंने आपको पहले हिस्ट्री क्लास ली थी तो मैंने क्या बताया था, हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में बताया था मैंने, ठीक है। मीसोलिथिक, पैलियोलिथिक और आखिरी कौन सा था, नियोलिथिक एज। तो हम अभी नियोलिथिक एज की बात कर रहे हैं। नियोलिथिक एज आप थोड़ी दिमाग पे अपने जोर डालो, क्या था, फ्रॉम 12,000 ईयर्स से लेके 4,500 ऐसे हो, मतलब 12,000 साल से लेके 45 साल से बीच के 4500 साल बीच में जो इवेंट हुए, जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई है, उसे हम किसके अंडर डालेंगे, नियोलिथिक एज में। तो ये जो कैलकोलिथिक एज है उसी टाइम की बात है। कैलकोलिथिक एज में क्या था, इंसान ने मेटल का यूज़ करना शुरू कर दिया। पहले हम क्या करते थे, अर्ली मैंस स्टोन और वुड के बनाते थे, चाहे वो टूल्स हो गए, ये यूटेंसिल्स हो गए हो, कुछ भी, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे ह्यूमन मेड इट ट्रांजिशन फ्रॉम स्टोन टू मेटल्स। तो ये वही है, कब की बात है ये, 6,000 साल पहले की, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ आपको लोगों के लिए, इट वाज अराउंड 6,000 साल पहले, 6,000 ईयर्स अगो, व्हेन मैन स्टार्टेड यूजिंग कॉपर, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला मेटल जो इंसान यूज़ कर रहा है वो क्या है, कॉपर, ठीक है। तो आप लोगों ने नोट करा होगा कि जैसे जैसे कोई वर्जन अपडेट होता जाता है, थिंग बढ़िया आती जाती है, तो वो और अच्छे वे में होते जाता है। जैसे आप लोग बाइक का एग्जांपल ले लो, कोई मॉडल आई, 1 साल बाद उसकी और बेहतरीन मॉडल आती गई। तो ऐसे ही जब कोई चेंज होता है ना, तो चेंज कई बार अच्छे वे में भी होता है और नेगेटिव वे में भी होता है। तो ये जो कैलकोलिथिक एज का टाइम है, इसमें इंसान ने कॉपर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कॉपर सी, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, सॉरी, मैं सुधार देता हूँ इसे। कॉपर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब जब कॉपर का इस्तेमाल करना शुरू करा तो उनको रियलाइज़ हुआ कि ये तो भाई बहुत तगड़ी चीज़ बना दी हमने। क्यों? क्योंकि ये बहुत हद तक अच्छा भी था और बहुत ज़्यादा दिन तक चलता भी था। स्टोन के साथ, स्टोन में ऐसा होता नहीं था। अब इसको हम क्या कहते हैं, इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड कॉपर स्टोन एज, ठीक है। इसे हम कॉपर स्टोन एज भी कह सकते हैं, कॉपर स्टोन एज, बिल्कुल। तो इस एज को हम किस नाम से जानते हैं, कॉपर स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन था फ्रॉम स्टोन टू मेटल्स, क्योंकि कॉपर का इंट्रोडक्शन हो चुका था, कॉपर अर्ली मैन ने फाइंड कर लिया था, तो वो अब इजीली अपनी लाइफ को
स्टोन से मेटल में इजीली ट्रांसफ़र कर सकते थे। यूज़ ऑफ कॉपर इज ईजियर देन स्टोन। स्टोन के बर्तनों में, स्टोन के टूल से इजी होगा कॉपर के बर्तन बनाना, कॉपर के टूल्स बनाना। तो इंसान, एक ह्यूमन बींग्स के लिए जैसे 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 डिस्कवरीज हो रही है, वैसे वैसे लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जा रही है। अब इस बीच में इंसान ने फार्मिंग भी स्टार्ट कर दी। खाना, अब उनके डाइट में क्या सीरियल्स, ग्रेन्स, वीट, बार्ली, ये सब इंक्लूड होने लगा। और वो डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट कर चुके थे। आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया, इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने को बता ही दिया है। अब इंसान ने क्या करना शुरू कर दिया, वीविंग। उन्होंने कपड़ों की खेती, मतलब बेसिकली कॉपर, इन सब की खेती करना भी स्टार्ट कर दिया। वो कपड़े पहनने लगे थे। पहले वो बिल्कुल ऐसे ही घूमते थे, बिना किसी कपड़े के सहारा लिए ऐसे ही घूमते थे। लेकिन जैसे जैसे क्लाइमेट फेवरेबल हुआ, जैसे जैसे थोड़ी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हुई, जैसे जैसे उनको पता लगते गया चीज़ों के बारे में, तो वो लोग भी अपने आप को क्या करते गए, मॉडिफाई करते गए। तो लेकिन ये प्रोसेस इतनी इजी नहीं थी, इसमें भी बहुत टाइम लगा था। क्यों? आप लोग रिमेंबर करो, 12,000 साल पहले की बात है, जब मौसम फेवरेबल हुआ, थोड़ी वार्म क्लाइमेट हुई, तो क्या हुआ, इंसान ने सबसे पहले किसी कल्टीवेशन, फार्मिंग की शुरुआत की। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, 6,000 साल पहले की बात है। तो आप देखेंगे कि 6,000 साल, मतलब 12 से 6 में 6 हुए, इसमें 6,000 साल का समय लग गया हमें कॉपर का ढूंढने में। वैसे ही इंसान ने कॉटन भी प्लांट करना शुरू कर दिया। अब जब कॉटन प्लांट करना शुरू करा, तो वो धीरे धीरे वीविंग करने लगे, कपड़े बनाने लगे। तो धीरे धीरे लाइफ उनकी ईजी होती गई। लेकिन एक बार में ये प्रोसेस नहीं हुई। कभी किस पार्ट, एक साथ पूरी दुनिया में बदलाव नहीं आया। पहले किसी पार्ट में कुछ इंट्रोडक्शन हुआ, फिर धीरे धीरे करते करते और पार्टों में और अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में वो चीज़ फैली। तो एक बहुत ही लॉन्ग टाइम टेकन वो था ये टास्क। अब हम अपना आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा दूसरा क्या था, द नॉर्थ वेस्ट मेहरगढ़। अब हम कुछ मेहरगढ़ के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। मैंने मेहरगढ़ आपको बताया था क्या था फर्स्ट पार्ट में, आप एक बार जाओ वीडियो चेक करो। मेहरगढ़ वो जगह है जहाँ से बिगिनिंग ऑफ सेटलमेंट शुरू हुई है, इंसानों ने रहने का फैसला करा। कब? 8,000 साल पहले की बात है। तो हम कुछ मेहरगढ़ के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे। और मैं आपको इतने ईजी लैंग्वेज में बता दूंगा ना, कि कोई लेमैन को भी आपको समझाना हो, किसी ऐसे आदमी को समझाना हो जिसको कुछ भी जानकारी नहीं है हमारे इतिहास के बारे में, उसको भी आप बिल्कुल अच्छी तरह समझा दोगे। बस वीडियो को आप एंड तक देखते चलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते चलें। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, द नॉर्थ वेस्ट मेहरगढ़। द नॉर्थ वेस्ट मेहरगढ़। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट मेहरगढ़। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में, प्रेजेंट डे ऑफ पाकिस्तान। सही बात है। अब हम इसकी थोड़ी जियोग्राफिकल कंडीशंस जान लेंगे कि क्या वो रीजन थे जो इंसान ने इसी जगह को चुना सेटलमेंट के लिए। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि सबसे फर्टाइल ज़मीन थी। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पड़ता है, इट इज़ लोकेटेड इन बोलन पास, important रूट इन इराक। ठीक है, तो बोलन पास नाम की कोई जगह है, वहाँ ये पड़ता है। बोलन पास क्या है, एक ईरान का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो इसकी जो जियोग्राफिकल कंडीशंस थी ना, बेसिकली क्या था, ये 6,000 ये 8,000 10,000 ईयर्स पहले की बात है। उस टाइम पे उतनी फास्ट टेक्नोलॉजी थी नहीं, इंसानों के पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो वो ज़मीन से ज़मीनी ट्रेड करते थे। अब उसकी ये पाकिस्तान से ईरान से आगे वो ट्रेड करते थे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रीज़न जो सेटलमेंट यहाँ बसा। दूसरा रीज़न क्या था, सेटलमेंट यहाँ होने का, फर्टाइल थी ज़मीन। जो ज़मीन थी, लैंड, वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल थी। ईजिली यहाँ पे कोई भी प्लांट ग्रो हो जाता था बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल सॉइल थी यहाँ के लिए, और किसी भी प्लांट को उगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार
परिस्थितियाँ थी यहाँ पे, कहाँ, मेहरगढ़ में। ठीक है, अब ये क्या था, अर्लीस्ट नॉन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब कि क्या था ये, अर्लीस्ट नॉन। ठीक है, सबसे पहला जो सिविलाइजेशन जो भारत की थी वो मेहरगढ़ में थी, लेकिन अब ये पाकिस्तान में। लेकिन पहले पाकिस्तान, भारत, ईरान वीरान सब एक था, कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं थी। ये तो अभी मॉडर्न डे पॉलिटिक्स की वजह से बाउंड्रीज हो चुकी है। लेकिन सबसे पहले की सिविलाइजेशन है ये इंडिया की, मेहरगढ़। ठीक है, लगभग 7000 ईयर्स को। अब सिविलाइजेशन से हमें, अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो सिविलाइजेशन का ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो, और जो बेसिक है जो इंडियन सिविलाइजेशन है बेसिकली, हम उसको आगे चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले सिविलाइजेशन है जिसको, इंडिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन है जिसको हम जानते हैं अभी तक, जिसको हमें पता लगा है। मैन अराउंड 7000 ईयर्स अगो tamed the animals here। ठीक है, 7000 साल पहले अर्ली मैंस ने यहाँ पे जानवरों को पालना शुरू करा, लगभग 7000 साल पहले, 7000 साल पहले यहाँ पे जानवरों को पालना शुरू करा। अब कुछ एविडेंस मिले हैं जैसे, जिससे हमें पता लगता है कि सबसे पहले अर्लियर सिविलाइजेशन थी ये। अब वो क्या है मैं लिखवा देता हूँ, ऊपर वाले में 2 पॉइंट मिटा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो ताकि मैं आगे का पॉइंट डिस्क्राइब कर सकूँ। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो बढ़िया लग रही होगी, वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं हमेशा कहता हूँ, आरती मैम भी कहती हैं आप लोगों से कि वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो या कोई अदर प्रॉब्लम, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, उस पर जी भर के अपनी शिकायतें लिखें, लेकिन वीडियो से रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि अपनी पर्सनल प्रॉब्लम लिख दिया, हम वो सॉल्व करने के लिए नहीं बैठे यहाँ पे, आपसे थोड़ी पढ़ाई के बारे में हम डिस्कस करने के लिए आए हैं, बेसिकली हमारा यही मकसद है। अब देखो क्या क्या एविडेंस मिले हैं। चार्ड ग्रेन्स, एंड एनिमल्स बोन्स फाउंड हेयर, एनिमल्स बोन्स फाउंड हेयर। अब देखो कुछ जानवरों की हड्डियां मिली हैं और ग्रेन्स मिले हैं। अब चार्ड मतलब क्या होता है, CHARRED। तो मैं आपको बता दूं, आप साथ साथ में आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। चार्ड मतलब होता है जला हुआ, बर्न, टोटली बर्न। ठीक है, जला हुआ, चार्ड मतलब होता है जला हुआ। जले हुए अनाज और जले हुए एनिमल बोन्स पाए गए हैं इसमें। अब आर्कियोलॉजिस्ट को इस बात का पता नहीं है कि क्या ये नेचुरल फिनोमिना से जले हैं या फिर कोई इन्वेडर, बाहरी हमलावरों ने इसको जला दिया। इसके बारे में हमें कोई एविडेंस नहीं मिला है, बस हमें ये कुछ जले हुए ग्रेन्स पाए गए हैं और जली हुई जानवरों की हड्डियां पाई गई है। और कुछ पाए गए हैं जैसे क्या, ग्लेज्ड फ्यान्स वर ऑल्सो फाउंड। ठीक है, अब फ्यान्स क्या है देखिए, एक फ्यान्स इज अ प्रीशियस स्टोन। ठीक है, ठीक है, नीले कलर का होता था ये, ब्लू रंग का। और गेज्ड मतलब होता है चमकता हुआ। ठीक है, ग्लेज्ड मतलब होता है चमकता हुआ। राइटिंग समझ जाओ भाई, ये चमकता हुआ लिखा है और ये प्रीशियस स्टोन लिखा है। ठीक है, तो फ्यान्स एक बहुत ही ज़्यादा कीमती पत्थर यहाँ से मिला है, जो कि चमकता, बेसिकली बात है पत्थर है और प्रीशियस है तो चमकता हुआ पाया जाएगा, लेकिन इतने सालों बाद भी इसकी चमक बरकरार रही। मतलब ये एक बहुत ही आश्चर्य की बात है, एक बहुत ही नोटिस करने की बात है कि इतने सालों बाद भी कोई पत्थर कैसे इतना चमक सकता है। ये हमारे पूर्वजों की देन है कि वो
इतने सालों पहले भी कैसे इतने वो एडवांस थे, तो वही बात है। ठीक है, तो ये सब 5 मैंने पॉइंट लिखवा दिया आप लोगों को जो मेहरगढ़ से पाए गए थे, इसीलिए मेहरगढ़ को इतना इम्पोर्टेंट प्लेस दिया गया है हमारे हिस्ट्री के उसमें सब्जेक्ट में, या फिर मान लीजिए हिस्ट्री के अपने। अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे। आज का हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, एक उसी में एक टॉपिक है छोटा सा, मैं आपको वो भी समझा दूंगा। अब हमने नॉर्थ उसकी बात कर ली, किसकी, नॉर्थ वेस्ट की, मेहरगढ़ की। अब हम इस साइड चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। कहाँ, उसकी तरफ जो आप मान लो चाइना वाइना वाला जो इलाका है ना, वो असम हो गया अपना, मिज़ोरम, मणिपुर टाइप का इलाका हो गया, उधर चलेंगे। तो अब हमारा टॉपिक है दूसरा नेक्स्ट, दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। एविडेंस ऑफ अर्ली सेटलमेंट्स फाउंड। अर्ली सेटलमेंट फाउंड, ठीक है। अर्ली सेटलमेंट्स के मतलब कोई घर वर होंगे, टूल्स होंगे, वो यहाँ से पाए गए हैं। कहाँ से, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। कौन कौन जगह है वो, मणिपुर हो गया आपका, त्रिपुरा हो गया, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। अब जैसे नॉर्थ वेस्ट में मैंने आपको बताया था जगह कौन सी थी, मेहरगढ़। तो वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जगह है, कहाँ, नॉर्थ ईस्ट में एक इम्पोर्टेंट जगह है, क्या नाम है उसका, दाउजली हेडिंग नाम है उसका, दाउजली हेडिंग। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट वॉज, इम्पोर्टेंट प्लेस फ्रॉम दिस एरिया वॉज दाउजली। ये जगह का नाम है, ठीक है, किसी बंदे का नाम नहीं है, जगह का नाम है दाउजली। क्या नाम है इसका, दाउजली हेडिंग। प्लेस लिख दे रहा हूँ मैं, आप लोग ही कंफर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे नॉर्थ वेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जगह कौन सी थी, मेहरगढ़। तो वैसे नॉर्थ ईस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस जहाँ से मिले हैं हमें, वो कौन सी जगह है, दाउजली हेडिंग का है। तो थोड़ी हम दाउजली हेडिंग के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म ही है। तो हम थोड़ी सी दाउजली हेडिंग के बारे में पढ़ लेते हैं, आखिर ये चीज़ है क्या, ठीक है। सो दाउजली हेडिंग, ठीक है। अब दाउजली हेडिंग कहाँ पड़ता है, बेसिकली ब्रह्मपुत्रा वैली है ना, ब्रह्मपुत्रा नदी, उनके हिल्स के पास पड़ता है ये, ठीक है। लोकेटेड नियर हिल्स ऑफ ब्रह्मपुत्रा वैली, ठीक है। हमारे 6th क्लास की किताब आप देखोगे एनसीईआरटी की, तो चैप्टर से अगर देखोगे तो इन 2 प्लेसों को कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह दी गई है, और यहाँ से इम्पोर्टेंट एविडेंस भी मिली है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए डिटेल्ड में एक ब्रीफ की तरह मैंने इसको करवा दिया। पहला क्या था, मेहरगढ़, दूसरा दाउजली हेडिंग है। तो पहला पॉइंट क्या था, ये कहाँ पे है, सिचुएटेड, ब्रह्मपुत्रा वैली के पास सिचुएटेड है। नियर बाय रूट्स ऑफ चाइना एंड म्यांमार। चाइना और म्यांमार के पास स्थित है ये, क्या नाम है इसका, दाउजली हेडिंग नाम है, मैं भी भूल गया, थोड़ी सी टफ नाम है, आप रिमेंबर करोगे 2 से 3 बार तो आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। चाइना के पास है यार, पर चाइना के पास है तो एक दिक्कत है, चाइना है तो नज़र डालने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें भारतीय सैनिक पे पूरा भरोसा रखना चाहिए, वो हमें बचा लेंगे हमारी जगह को, तो दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है। तो बेसिकली ये जगह कहाँ पड़ता है, चाइना और म्यांमार के पास है, वहाँ पे पड़ता है ये दाउजली हेडिंग।
अब यहाँ से क्या क्या पाया गया है हमें वो भी देखना है, जैसे फॉसिल वुड, स्टोन टूल्स वर फाउंड। अब एक जैसे फेयांस पत्थर हमें वहाँ से मिला था मेहरगढ़ से, तो यहाँ से भी एक हमें इम्पोर्टेंट प्रीशियस मेटल मिला है, स्टोन मिला है, क्या नाम है उसका, GADEITE, जो डाइटी फ्रॉम चाइना। ये पत्थर हमें चाइना से पाए जाते हैं, लेकिन ये कुछ वहाँ पे भी मिले हैं, जिससे हमें क्या अंदाज़ा लगता है कि जो ट्रेड है वो इंडिया टू चाइना भी पहले थी, और इस 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 रूट से होते हुए जाते थे, क्योंकि पहले कोई टेक्नोलॉजी होती नहीं थी। तो हमें ये स्टोन मिला है, क्या नाम है इसका, जेडाइटी फ्रॉम चाइना। ये चाइना में बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, लेकिन वो यहाँ दार्जिलिंग हेडिंग में मिली है, जिससे हमें ये पता लगा कि ट्रेड भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था पहले। तो ये कुछ पॉइंट थे दार्जिलिंग हेडिंग के, आप लोग नोट कर लो या रिवाइज इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज का हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, चैप्टर 3 को हमने पूरा ख़त्म कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बढ़िया अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करें, हम आपके प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।